हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी योद्धा सीरीज में देखने वाले हैं हिस्ट्री की 24 क्लास, जो कि टॉपिक होने वाला है हमारा औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, जिसे इंग्लिश में कॉलोनियल इकोनॉमी भी कहा जाता है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, जिसे इंग्लिश में कॉलोनियल इकोनॉमी भी कहा जाता है। तो आइए हम समझते हैं कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था क्या होती है। ऐसा तब हुआ जब शक्तिशाली देश, जिन्हें उपनिवेशवादी कहा जाता है, अन्य देशों में चले गए और उन पर कब्जा कर लिया। उन्होंने अपने लाभ के लिए इन भूमियों के संसाधनों और श्रम का शोषण भी किया था। जैसे कि कॉलोनियल इकोनॉमी आप ऐसे समझिए कि बहुत जो शक्तिशाली देश होते हैं, जैसे ब्रिटिश देश हुआ, तो भारत पे आके उसने कब्जा कर लिया था। मतलब उसने अपने अधिकार को जमा लिया था कि अब जो भी भारत में फैसले लिए जाएंगे, फाइनेंशियल टर्म में जो भी देख रेख होगा, वो सब हम करेंगे। हमारी जो रेजिडेंसी है, हमारी सरकार है, वो ये सब तय करेगी। तो इसी तरह आप इसको समझ सकते हैं। कॉलोनियल इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, जब भारत आज़ादी से पहले ब्रिटिश का गुलाम था, तो इस तरह से वहाँ की सभी चीज़ें जो है वो ब्रिटिश के अंडर में आती थी कि कौन सी भूमि कैसी है, इस भूमि पे हमें कितना कर्ज मिलेगा, ये भूमि का पैसा हमें कहाँ पे खर्च करना, ये सब कुछ जो है वो कौन डिसाइड करता था? ये ब्रिटिश लोग डिसाइड करते थे। जो अंग्रेज वहाँ पे राज करते थे हमारे भारत में आज़ादी से पहले, वो सभी ये डिसाइड किया करते थे कि हम यहाँ का पैसा जो है अपनी जगह पे लगाएँगे। कि जो भारत से कुछ पैसा उन्होंने लिया, जो पैसा लूटा, उससे अपने देश ले गए और वहाँ पे अपने देश का डेवलपमेंट किया। जैसे वहाँ रेलवे बनाया, रोड बनाया, बहुत अच्छी-अच्छी बिल्डिंगें बनाई। तो आप इस चीज़ को भी अच्छे से समझ सकते हैं कि जो भारत से इन्होंने पैसा लूटा, वो जाके अपने देश में, यूरोप में, यूके में, वहाँ पे जाके उसने अपने लिए अपने देश को अच्छा बनाया। वहाँ पे रेलवे बनाया, रोड बनाया, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करी। तो ये सब कैसे किया? अपने ही भारत के लोगों से पैसे लेकर और यहाँ के मज़दूरों को लेकर ये लोग वहाँ गए और वहाँ पे अच्छी-अच्छी चीज़ें बनाई। तो इसी से आप समझ सकते हैं कॉलोनियल इकोनॉमी क्या होती है। जब अपना अच्छा खासा जो ताकतवर देश है, वो दूसरे कमज़ोर देशों पर आकर उस पे कब्ज़ा कर ले और वहाँ की जो मूल्यवान चीज़ें हैं और जो पैसों से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सब अपने अंडर में देख कर रख ले। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था धन और शक्ति की इच्छा से प्रेरित थी। उपनिवेशवादी उपनिवेशवाओं से सोना, चांदी और लकड़ी जैसे मूल्यवान संसाधन निकालते थे। वे वृक्षारोपण भी स्थापित करेंगे और स्थानीय लोगों को उन पर काम करने के लिए मजबूर करेंगे। गुलामी कहलाने वाली यह व्यवस्था क्रूर और अन्यायपूर्ण थी। मतलब कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो उपनिवेशवादी थे, जो मतलब ताकतवर देश था, जो आके दूसरे देश पे कब्जा करता है, वो पूरी तरह से चाहता है कि सब कुछ हमारे अंडर कंट्रोल में रहे। जैसे कि हम आपको भूमि भी देंगे और उसपे आपको खुद ही काम पे भी रखेंगे और आपको काम ही करना पड़ेगा। पर जो भी चीज़ें वहाँ से जो फसल उगेंगे, जैसे मान लीजिए आपने चावल की खेती करी, गेहूँ की, नारियल की, केले की, तो आपने जो खेती करी वो ज़्यादातर हिस्सा अंग्रेज ले जाएँगे। तो यही होता है कॉलोनियल इकोनॉमी का। आपने पैसों से रिलेटेड कुछ भी काम किया, तो उसका 90-95% जो है वो अंग्रेज अपने पास रख लेंगे और आपको बहुत ही कम चीज़ दी जाएगी। जैसे आप नीचे देख पा रहे होंगे, उपनिवेशवादी उपनिवेशों के संसाधनों और उत्पादों को अपने ही देश में बेचकर भारी मुनाफा कमाते थे। तथा दूसरी ओर उपनिवेश गरीब हो जाएँगे और उपनिवेशवादी पर निर्भर हो जाएँगे। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का उपनिवेशित राष्ट्रों पर स्थायी प्रभाव पड़ा। जैसे कि आप इन ये पॉइंट में देखा, इसमें क्या था कि जो हमारे देश में आके उन लोगों ने कुछ चीज़ें उत्पादन करी, कुछ चीज़ें बनाई, कुछ चीज़ें फसल उगाई, तो उसे उठाते हैं और अपने देश ले जाके वहाँ पे भारी मात्रा में, मतलब भारी पैसों में, ज़्यादातर पैसों में बेच देते हैं। तो इनसे उन्हें मुनाफ़ा हो जाता है और जो पैसे उन्हें ज़्यादा मिलेंगे और उनमें से कुछ हिस्सा आके वो हम लोगों को दे देते थे। तो यही था कि कॉलोनियल इकोनॉमी। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और इससे क्या होता था? इससे स्थानीय उद्योग और कृषि का विनाश हुआ और इस इतिहास में परिणाम स्वरूप कई उपनिवेशिक देश आज भी आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जो इससे क्या होता है कि औद्योगिक और कृषि दोनों का विनाश हो जाता है। मतलब वहाँ पे चीज़ें जो है वो अच्छी तरह से नहीं चल पा रही होती है। इसी की व वजह से देखा जाए तो आज भी कई सारे देश ऐसे हैं जो आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। किसी से देखा जाए तो जो कुछ ऐसे देश हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अभी भी अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसका जो वजह है वो है कॉलोनियल इकोनॉमी। जो वहाँ के बड़े-बड़े लोग थे, जो ताकतवर देश थे, वो उस छोटे से देश पर आते हैं, कब्ज़ा करते हैं, उनकी सब कुछ चीज़ें हड़प कर अपने देश ले जाते हैं। तो जिसकी वजह से आज भी बहुत सारे देश में बहुत सारी जगहों पर क्या है, आर्थिक स्थिति या फिर आर्थिक चुनौती का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो इस तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं अफ्रीका देश में अभी भी कुछ ऐसी जगह पे है, यहाँ पे लोगों को खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, यहाँ तक कि उन्हें पास
अच्छे खासे मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बीमारी होती है, तो उनमें बचाया जा सके। तो इसी तरह आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे अलग-अलग देशों पर ये इसका दुष्प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ये जो हम समझते हैं औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की प्रकृति। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी थी? नेचर ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमी। तो आइए जानते हैं कि अंग्रेज़ों की ऐसी नीतियाँ थी जिसके कारण भारतीयों के लिए खेती करना कठिन हो गया था। किसानों को भारी कर चुकाना पड़ता था और कभी-कभी वे गरीब भी हो जाते थे। ज़मीन के पैसे की माँग बहुत सख्त और क्रूर थी। इसके अलावा पैसे के लिए उन्हें फसल उगाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता था और खाद्य फसलों का नुकसान होता था, जिसके अकाल और अपर्याप्त भोजन पैदा होते थे। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि अंग्रेज़ों ने इस तरह से नीतियाँ बनाई थी कि भारत जो है अपने मनपसंद की खेती नहीं कर पाए, कि अगर आपको खेती करनी तो जैसा अंग्रेज़ कह रहे हैं, वैसे ही खेती आपको करनी पड़ेगी। तो इससे क्या होता था कि जो किसान होते थे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और जो खेती वो किसान किया करते थे, उनमें वो भारी कर भी चुकाते थे, जिससे क्या होता था कि उनके पास पैसे भी कम हो जाते थे और धीरे-धीरे वो भी जो है वो गरीब वाली श्रेणी में आ जाते थे। ज़मीन के पैसों की माँग बहुत ही सख्त हुआ करती थी, मतलब कि जिसके पास ज़मीन है, वो उसे अंग्रेज को देना ही पड़ता था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, अगर उसके पास 4 हिस्से का ज़मीन है, तो 3 हिस्सा जो है वो अंग्रेज़ों को उसे देना ही पड़ता था, अंग्रेज़ उससे छीन लेते थे। तो इसी तरह से आप इस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था किस तरह से जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक अर्थव्यवस्था मानी जाती थी। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। अंग्रेजों ने भारत का उपयोग कम कीमतों पर कपास, जूट और नील जैसे संसाधन प्राप्त करने के लिए किया था। उन्होंने भारतीय लोगों से कड़ी मेहनत कराई, लेकिन उन्हें बहुत ही कम भुगतान दिया। फिर उन्हें तैयार माल वापस भारतीयों को ऊँची कीमतों पर बेच दिया। इससे भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार असमान हो गया। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने जो कुछ खेती कराई कपास की, जूट की, नील की और क्या किया कि उसे बाहर ले जाकर बेचना शुरू कर दिया। जिससे क्या होता था कि हम लोगों ने कड़ी मेहनत करी और वो सामान हमारे ही देश में न रह आकर बाहर किसी देश में चला गया। जो सामान बच जाता था, उन्हें वापस से हम ही लोगों को ज़्यादा पैसे लेकर बेच दिया जाता था। तो इससे क्या होता था कि बहुत सारे लोग जो है, इनकी ज़रूरत है वो सामान खरीदने की, वो सामान उनके पास कभी पहुँचता ही नहीं था, क्योंकि उनके पास उतने कभी पैसे होते ही नहीं थे। भी आप देख सकते हैं कि जो तैयार माल था, उन्हें वापस से ही भारतीयों को उचित दाम में, ऊँची कीमतों में मतलब ज़्यादा पैसे देकर उन्हें को ही वापस में बेच दिया जाता था। भारत में शिल्प और उद्योग एक समृद्ध इतिहास था, लेकिन ब्रिटिश शासन ने उन्हें जो है नष्ट कर दिया था। अंग्रेजों ने उनके उद्योगों का पक्ष लिया और स्थानीय निर्माताओं के लिए इसे कठिन बना दिया। ब्रिटेन से सस्ते माल के कारण भारतीय कारीगरों को बुनकरों की नौकरियां चली गईं। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि भारत में शिल्प और उद्योगों का एक समृद्ध इतिहास था, मतलब कि भारत में शिल्प कला जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता था। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई चादर पे शिल्प कला कर रहा है, किसी को लकड़ी से कुछ सामान बनाने की बहुत अच्छी कला आती है। ये भारत में बहुत पहले से हुआ करता था। पर जब से अंग्रेज आए थे, उन्होंने अपना कॉलोनियल इकोनॉमी शुरू किया, तब से हमारे देश में ये जो छोटे-मोटे उद्योग हैं, ये सब खत्म हो गया। सभी को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा और इसे अंग्रेजों ने काफ़ी कठिन बना दिया कि आप जो भी काम करेंगे वो हमारे लिए करेंगे, आप जो भी फसल उगाएँगे वो हमारे लिए उगाएँगे, आपके पास जो भी पैसे हैं उनमें से आधा पैसा हमारा है, आपको हमारे लिए काम करना पड़ेगा। तो इसी तरह की सारी चीज़ें जो है वो अंग्रेज हम पे जानबूझकर ये चीज़ें डालते थे ताकि हम लोग उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे पाएँ। तो इससे क्या होता था कि हम लोग अंग्रेज़ों को ज़्यादा पैसे दे सकें ताकि वो अपने देश ले जाकर अपने देश में डेवलपमेंट चीज़ें जो है वो रोड हो गया, रेलवे हो गया, बस ट्रांसपोर्टेशन, अच्छी बिल्डिंगें हो गई, तो इस पे काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा सके। तो इसलिए वो लोग छोटे देशों पे जाके कब्ज़ा करते थे और उनकी सारी चीज़ जो है फाइनेंशियल टर्म में देखा जाए, तो वो चीज़ अपने पास हथिया लेते थे। कंक्लूज़न देखते हैं इसका क्या होता है कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था जो है, जिसे हम कॉलोनियल इकोनॉमी कहते हैं, ये भयानक आर्थिक प्रभाव पड़ा। अंग्रेज़ों ने भारतीय संसाधनों का फ़ायदा उठाया, स्थानीय उद्योगों को नष्ट कर दिया और अनुसूचित व्यापार प्रथाएँ अपनाई। भारतीयों के पास नौकरियों के कम अवसर थे, व्यवसायों के लिए पैसे नहीं मिल पाया था और अच्छी सामाजिक सेवाएँ भी नहीं थी। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसका कंक्लूज़न क्या होता था कि जो हमारा आर्थिक प्रभाव है, जो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से एक भयानक आर्थिक प्रभाव झेलना पड़ा, वो अंग्रेज़ों के संसाधनों ने फ़ायदा उठाया।
तो आपने समझ गए होंगे कि इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था है उसका काफ़ी भयानक आर्थिक प्रभाव हमें देखने को मिला। इससे कि भारतीय किसानों को या फिर भारत में रहने वाले लोगों के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अंग्रेज़ों ने भारतीयों के संसाधनों का फ़ायदा उठाया, उनके स्थानीय उद्योगों को नष्ट कर दिया और अनुचित व्यापार प्रथाएँ अपनाई। तो जो कि बिल्कुल भी लीगल तरीका नहीं था किसी से काम करवाने का या फिर किसी से पैसा लेने का, तो कोई भी चीज़ लीगल तरीके से नहीं हुई थी। अंग्रेज़ों ने भारत का बहुत सारा धन भी छीन लिया और दूसरे देशों पर निर्भर बना दिया, लेकिन आज़ादी के बाद भारत ने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत करी। हमारी कॉलोनियल इकोनॉमी थी, उसके जो असर पड़े वो हमारे भारत देश पे, उससे क्या हुआ कि हमें किसी और देश से कर्ज़ा लेना पड़ा। तो किसी और अमीर देश से या फिर किसी और ताकतवर देश से हमें जो है कर्ज़ लेना पड़ा, फिर धीरे-धीरे हम आज़ाद हुए और आज़ादी के बाद हमने धीरे-धीरे करके अपनी अर्थव्यवस्था को और अच्छे किया या फिर और अच्छे से सुधार किया। 5 ईयर प्लान लेके आए, नई-नई चीज़ें लेकर आए कि हमारे देश में ऐसी-ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। आप समझ सकते हैं कि कॉलोनियल इकोनॉमी जो है वो हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक अर्थव्यवस्था थी। आइए देखते हैं अब एसएससी ने इस पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप 2025 एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो या फिर सिलेक्शन पोस्ट, तो आपके लिए इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। ये बुक जो है वो ई-बुक है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा मात्र 39 रुपीज़ में। आप अगर हमें नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पे मैसेज करेंगे तो ये ई-बुक आपको मात्र 39 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस बुक में हमने दिया है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब। जैसा आप सभी जानते हैं फ्रेजल वर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी एसएससी एग्जाम्स में। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब से देखने को मिल जाएँगे। तो ये काफ़ी यूज़फुल बुक होने वाली है। इसमें आप देख लीजिए कि आपको सभी चीज़ें जो हैं, सभी टॉपिक वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिल जाएँगे और इसमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में सभी टॉपिक हैं। तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको प्री और मेंस सभी तरीके के एग्ज़ाम्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी इसमें ऐड मिलेंगे। जैसा कि सिनोनिम, एंटोनिम आप देख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो सभी दिया हुआ है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये बुक हमारी मात्र 39 रुपीज़ में है। आप चाहें तो ये बुक आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि सिर्फ़ 39 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी यूज़फुल बुक है, जो आपकी एसएससी एग्ज़ाम्स में इंग्लिश वोकैब्युलरी वाली जो पोर्शन है, उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकती है। पहला क्वेश्चन है हमारा जो कि है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वो था ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी। तो वो कौन थे? वो थे दादा भाई नौरोजी। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति था दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है रैयतवाड़ी बंदोबस्त, जिसमें काश्तकारों को सीधे सरकार को वार्षिक कर चुकाना पड़ता था, शुरुआत में निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? तो ये कब शुरू किया गया था? ये मद्रास और बॉम्बे प्रांत में इसे शुरू किया गया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त, जिसमें काश्तकारों को सीधे सरकार को वार्षिक कर चुकाना पड़ता था, शुरुआत में ये किस जगहों पर शुरू किया गया? तो मद्रास और बॉम्बे में इसे शुरू किया गया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। जैसे आप नीचे देख पा रहे होंगे कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त में काश्तकारों को सीधे सरकार को वार्षिक कर चुकाना पड़ता था। शुरुआत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई एवं असम के कुछ भागों में लागू की गई थी। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त, जिसमें काश्तकारों को सीधे सरकार को वार्षिक कर चुकाना पड़ता था, ये किस जगह पे शुरू किया गया? तो ये मद्रास और बॉम्बे में शुरू किया गया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन-सा आधुनिक उद्योग ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में संचालित होता था? तो कौन-सा आधुनिक उद्योग है जो ब्रिटिश काल में भारत में संचालित होता था? ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कौन-सा? मतलब कि ये सभी, पहला कपास भी है, जूट भी है और लोहा और इस्पात के उद्योग भी है, जो ब्रिटिश काल में जो है इसकी उद्योग अच्छी खासी हुआ करती थी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू राजस्व प्रबंधन के उपाय के रूप में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। तो आप इस चीज़ को याद रखिए कि भू राजस्व प्रबंधन के उपाय के रूप में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। जैसा आप नीचे देख पा रहे हैं, 1793 में ग गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। तो आप ये डेट याद रखेंगे,
1793 1793 में जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, उनकी अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था डैश पर आधारित थी। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि अंग्रेजों के द्वारा जो शुरू की गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, वो किस पर आधारित थी? तो वो आधारित थी रिकॉर्ड के लागत सिद्धांत पर। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था जो थी वो रिकॉर्ड के लागत सिद्धांत पर आधारित थी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत में ब्रिटिश राज के दौरान रैयतवाड़ी प्रणाली तैयार की थी? तो भारत में जो है ब्रिटिश राज के दौरान रैयतवाड़ी प्रणाली, रैयतवाड़ी सिस्टम जो है वो किसने तैयार किया था? ऑप्शन नंबर डी, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इसे तैयार किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा कि रैयतवाड़ी प्रणाली किसने तैयार करी? कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने। आइए बढ़ते हैं अपना अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान पहली बार कारखाना अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो जब औपनिवेशिक शासन चल रहा था, कॉलोनियल इकोनॉमी चल रही थी, तो किसने कारखाना अधिनियम जो है सबसे पहली बार कब लागू किया गया था? किस ईयर में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। ये हुआ था 1881 में, 1881 में इसे पहली बार लागू किया गया था कारखाना अधिनियम। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि भारत में औपनिवेशिक जब शासन चल रहा था तो पहली बार कारखाना अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1881 में, 1881 में इसे पारित किया गया था। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे होंगे कि भारत में जब औपनिवेशिक शासन चल रहा था तो पहली बार कारखाना अधिनियम गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में इसे लागू किया गया था। कब? 1881 में। और इसके कुछ प्रावधान भी थे, कुछ इसकी रूल एंड रेगुलेशन भी थे। तो वो क्या थे? यह अधिनियम उन कारखानों पर लागू होता है जहां श्रमिकों की संख्या कम से कम 100 थी। तो जहाँ पे कारखाने का अधिनियम जो है लागू होता था जहाँ श्रमिकों की संख्या कम से कम 100 होनी चाहिए थी। दूसरा है 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर कार्य करने का प्रतिबंध था। तीसरा पॉइंट है महीने में 4 दिन का अवकाश मिलना ज़रूरी है उन सभी मज़दूरों को जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। चौथा पॉइंट है इस अधिनियम में कार्य अवधि के दौरान 1 घंटे का आराम का प्रावधान था। तो ये अधिनियम में जो कार्य का समय है, जो हमारा वर्किंग आवर्स था, उसमें 1 घंटे का आराम का टाइम भी शामिल था। पहली बार अंग्रेजों ने मजदूरों के काम करने की स्थिति में सुधार करने की कोशिश करी। तो पहली बार जब अंग्रेजों ने कुछ ऐसा अधिनियम लाया जहाँ पे मजदूरों के हित के लिए भी सोचा गया कि उन्हें भी आराम करने की ज़रूरत है, उन्हें भी छुट्टी चाहिए। तो ये पहली बार हुआ था जब अंग्रेजों ने जो भारत के मजदूर हैं उनके लिए भी कुछ चीज़ें अच्छी सोची थी। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है, निम्न में से किसकी शुरुआती हॉल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मॉर्टिस बर्ड द्वारा की गई थी? निम्न में से किसकी शुरुआत जो है वो हॉल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मैटिस बर्ड के द्वारा की गई थी? तो ये क्या चीज़ थी? ये थी महालवाड़ी व्यवस्था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ये क्या कौन सी व्यवस्था थी? महालवाड़ी व्यवस्था थी जिसकी शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मार्टिस बर्ड ने किया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भू राजस्व की डैश प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे वसूल करती थी। तो क्या वसूल करती थी? रैयतवाड़ी प्रणाली के अंतर्गत। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि भू राजस्व की जो रैयतवाड़ी प्रणाली थी, भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिया गया था और ब्रिटिश सरकार उन्हें सीधे ही वसूल कर लिया करती थी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, भारत के बॉम्बे में कतई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस चीज को याद रखेंगे कि भारत के बॉम्बे में कतई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल किस ईयर में स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 1854 में से स्थापित किया गया था, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आप नीचे देख पा रहे होंगे कि भारत के बॉम्बे में कतई मिल के रूप में पहली सफल कॉटन मिल की स्थापना 1854 में कावसाजी नानाभाई डावर के द्वारा की गई थी। जैसे आप नीचे देख पा रहे होंगे कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी है, जो कि 1856 में शुरू किया गया, जिसे भारत का मैनचेस्टर जो है वो किसे कहा जाता है? वो अहमदाबाद को कहा जाता है। इस और इसी तरह पूर्व का बोस्टन ये अहमदाबाद को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर ये कोयम्बटूर को कहा जाता है और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। ये भी आप याद रखें, कई बार इससे स्टेटमेंट से भी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद। जैसे आपसे पूछा गया था कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस जगह को कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को ये कहा जाता है। तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा,
बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर सी 1854 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1854 में बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है 1853 में किन दो स्टेशनों के बीच पहली ट्रेन का उद्घाटन किया गया था? तो 1853 में किन दो स्टेशनों के बीच पहली ट्रेन चली गई थी? तो वो था बॉम्बे से ठाणे के बीच में। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, बॉम्बे से ठाणे के बीच में जो है वो 1853 में पहली बार ट्रेन का उद्घाटन किया गया था और ये लगभग जो है वो 34 किलोमीटर लंबी रेल लाइन थी। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे और भारत में प्रथम रेल लाइन लॉर्ड डलहौजी के काल में 1853 में बिछाई गई थी, जो कि मुंबई से ठाणे के बीच में जोड़ा गया था, जो कि इस रेल लाइन की लंबाई 34 किलोमीटर थी। तो ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है कि किसके कार्यकाल में हुई? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में मुंबई से जो है वो ठाणे के बीच में हुई थी और 34 किलोमीटर की वो लंबाई थी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा मॉन्टफोर्ट सुधार रिपोर्ट हुआ? तो ये कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी 1918 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1918 में जो है भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा मॉन्टफोर्ट सुधार अपनाया गया या फिर मॉन्टफोर्ट सुधार रिपोर्ट लाया गया 1918 में। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी? तो 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ पे लगाई गई थी? तो रिसरा में लगाई गई थी। रिसरा में आप लगाया गया था कोलकाता में पहली जूट मिल। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप नीचे देख पा रहे होंगे कि भारत में जूट का प्रथम कारखाना स्कॉटलैंड के एक व्यापारी जॉर्ज ऑकलैंड ने बंगाल के कलकत्ता के निकट रिसरा में लगाया हुआ था। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित किया गया और इस दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित किया गया और इस दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 1793 में जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तो बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1854 में भारत में पहली बार कपास मिल की स्थापना कतई मिल के रूप में डैश में किया गया था? तो कहाँ पे किया गया था? बम्बई में से किया गया था। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कतई मिल के रूप में बम्बई में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये कौन-सी थी? ऑप्शन नंबर डी निर्यात अधिशेष। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि निर्यात अधिशेष जो है, वो औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी? तो ये कहाँ पे लागू की गई थी? दक्षिणी भारत में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी? तो दक्षिण भारत में इसे किया गया था। जैसे आप पीछे देख पा रहे होंगे कि ब्रिटिश भारत में रैयतवाड़ी प्रणाली का मुख्यतः दक्षिण भारत के मद्रास व मुंबई प्रांत में लागू किया गया था। यह 51% भूभाग पर लागू की गई थी। तो 51% भूभाग पर लागू किया गया था। क्या लागू किया गया था? रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन और हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो जो है स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1793 में। 1793 में इसे लागू किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थायी बंदोबस्त। नीचे देख पा रहे होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कार्निवालिस 1786 से 1793 और 1805 के बीच में लागू किया गया था। इस समय में लागू किया गया था। यह पद्धति के अनुसार क्या था इस पद्धति में कि जमींदारों को भू राजस्व का 89 कंपनी को देना पड़ता था और 11% जो है सिर्फ अपने पास रखते थे। तो ये आप समझ सकते हैं कि जिसकी ज़मीन है, वो सिर्फ अपनी ज़मीन का 11% हिस्सा अपने पास रखता था और 89% लगभग 90% हिस्सा जो है, वो अंग्रेज़ों को दे देता था। तो यही था ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थायी बंदोबस्त। तो ये था दोस्तों आज का हमारा कंप्लीट वीडियो, जो कि था कॉलोनियल इकोनॉमी के ऊपर। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी टाइप के एसएससी द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके आने वाले एसएससी एग्ज़ाम्स में भी इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएँगे। इसी तरह की और सारी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लेके आते रहते हैं। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।